चालुक्य राजवंश। वैगी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वैगी थी और वैगी आंध्र प्रदेश में है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो होता है राजा विजयदित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। ओके, आगे राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग होते हैं और 752 ईस्वी में था। इस शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन थे, जिसकी राजधानी मानकीर या मानखेत, वर्तमान मानखेड़, सोलापुर के निकट स्थित थी। ओके, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय, ये सभी जो है राष्ट्रकूट राजवंश के शासक थे। ओके, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो करता है वह करता है कृष्ण प्रथम। ठीक है, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ठीक है, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ओके, तो आपसे पूछेगा कि धारावर्ष किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा ध्रुव। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध और उसके संरक्षण धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। ओके, पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासक के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किया। कौन? तो अमोघवर्ष। आदि पुराण और त्रिसष्ठिल छन्न महापुराण की रचना किया था। ओके, देन आगे के लेखक शक्तियायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया। ठीक है, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। ठीक है, आगे किसने? तो अल-मसूदी ने कहा। ठीक है, जो अरब यात्री था, जो कि इंद्र तृतीय के दरबार में आया था, तो इसी ने जो है इंद्र तृतीय को सर्वश्रेष्ठ शासक बताया राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि जो है पौंड रहते थे। ठीक है, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलव द्वितीय ने 973 ईस्वी में कक्र को हराकर राष्ट्रकूट वंश पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। ओके, चालुक्य वंश की नींव डाली। ओके, एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, महामंदिरों का निर्माण जो किया था राष्ट्रकूट के समय ही हुआ था। और एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें जो है 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्धों के लिए है और 13 से लेके 29 तक जो गुफाएं हैं ये हिंदुओं के लिए है और 30 से 34 तक जो गुफाएं हैं ये जैनों के लिए है। ठीक है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, जिसकी संख्या 10 है। इनमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिल 3 मंजिलें गुफाएं भी हैं। ठीक है, जिन्हें 2 स्थल तथा 3 स्थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में सिखलाया गया है। ओके, आगे नोट में क्या लिखा गया है? नोट में लिखा गया है कि एलोरा की
एलोरा की जो गुफा है, गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारी को बसने तथा इस्लाम के प्रचार स्वीकृति दी थी, इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक है, किसने? तो राष्ट्रकूतों ने। आगे है यादव राजवंश। यादव राजवंश के अगर संस्थापक बोलेंगे तो यादव राजवंश का जो संस्थापक होता है ये वल्लभ पंचम थे और इसकी राजधानी जो है देवगिरी थी। इस वंश का प्रतापी राजा सिंधन 1210 से 1246 ईस्वी तक था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक जो होता है यह रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर जब गया था लड़ने के लिए तो मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब आत्मसमर्पण किया था। ओके, आगे देखते हैं। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंधल के दरबार में थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ओके, सॉरी, तो ग्रंथ की रचना की थी। ओके, आगे देखते हैं। आगे कौन सा राजवंश है? तो आगे जो है होयसल राजवंश। ठीक है, होयसल राजवंश मतलब द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शासक थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर कक्काल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हैलीवीड है। ओके, आधुनिक नाम हैलीवीड है। आगे देखते हैं कदम राजवंश। कदम राजवंश की स्थापना बोलेगा तो मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वाराणसी थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहर्ष पंचम था। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। ठीक है, गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी जो थी ये कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलकार हो गई। ठीक है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश देखते हैं। काकतीय वंश, इसकी संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक बीटा प्रथम थे, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर दी थी। और इस वंश का अंतिम शासक जो होता है प्रताप रुद्र था। कौन था? प्रताप रुद्र था। ओके, आगे है सीमावर्ती राजवंश का अभ्युदय। पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल होता है। 750 ईस्वी में लगभग गोपाल होता है। और इस वंश की राजधानी जो होती है यह मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ओके, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11 सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापर्थ के स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। ओके, आगे देखते हैं।
ओदंतपुरी बिहार प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक वालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय ही हुआ था। ओके, अब देखते हैं हम लोग सेन वंश। ठीक है, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन होते हैं। सामंत सेन ने राढ़ में की थी। ठीक है, किसकी? तो सेन वंश की स्थापना। इसकी राजधानी नदिया या लखनौती बोल सकते हैं। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। कौन था? विजय सेन था, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। ओके, आगे है दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। ठीक, तो बल्लाल सेन के बारे में जब पूछेगा कि बल्लाल सेन ने क्या किया था, तो अद्भुत सागर एवं दान सागर की रचना सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने ही की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप से पूरा किया था। ठीक है, अद्भुत सागर को जो है लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव एवं पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्रह्मांड सर्वस्व के लेखक हलाल युद्ध रहते थे। ठीक है, हला युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपारा में प्रधुनेश्वर मंदिर शिव का विशाल मंदिर की स्थापना किया था। ओके, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। लक्ष्मण सेन ने बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, कश्मीर पर शासन करने वाले शासक कालक्रम से इस प्रकार हैं। ठीक है, कारकोट उत्पल लाहौर, मतलब कारकोट उत्पल लोहार वंश। ठीक है, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। ठीक है, तो ये जो है कश्मीर पर शासन करने वाले शासन का कालक्रम था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप याद रख सकते हैं काउल, जैसे कि क्यूल एक जंक्शन है ना, क्यूल बिहार में क्यूल एक जंक्शन है। ठीक है, तो काउल आप याद रख सकते हैं। देखिए का उल, को से कारकोट वंश, उ से उत्पल वंश, लो से लोहार वंश। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जो कि कश्मीर राजवंश में शासन किया था कालानुक्रम में। ठीक है, अब देखते हैं 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी और हेनसान ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा किया था। कारकोट वंश का शक्तिशाली राजा जो हुआ था वह था ललितादित्य मुक्तापीड़। ठीक है, कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल राजवंश का शासन होता है। इस वंश का संस्थापक जो है अवंती वर्मन होता है। ओके, और अवंतीपुर नामक नगर में इसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। ठीक है, अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की थी। ओके, लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण कौन था? तो हर्ष का आश्रित कवि था। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं जयसी जो था ये लोहार वंश का अंतिम शासक होता है, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन करता है। और जयसी के शासन के साथ ही
कलहन की राजतरंगिणी का विलहन समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे कामरूप, अब आगे देखते हैं कामरूप का वर्मन, कामरूप का बर्मन वंश। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईस्वी में मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय होता है। इस वंश के प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रज्ञाज्योतिष नामक स्थान पर थी। ठीक है, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। ठीक, कहाँ बन गया? तो कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं राजपूत राजवंश की उत्पत्ति। राजपूत राजवंश की उत्पत्ति देखते हैं, समझते हैं ध्यान से। देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, मालवा का शासक जो होता है, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करता है और इसके संस्थापक होते हैं। ओके, नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा जो होता है वो मिहिर भोज होता है। कौन होता है? मिहिर भोज होता है। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि बड़ा की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी में था और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। ओके, आगे देखते हैं। आगे है गहरवाल वंश। ठीक है, गहरवाल वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। ये गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्री का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्याकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र विहार बनवाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयं से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है, जयचंद की जो पुत्री थी ना, जिसका नाम था संयोगिता, तो पृथ्वीराज चौहान बोलिए या पृथ्वीराज तृतीय बोलिए, तो उसी ने जो है जयचंद की पुत्री का अपहरण करके उससे शादी यार कर लिया था। कौन? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयचंद किस वंश से था। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं गढ़वाल वंश से था, गहरवाल वंश से था। ठीक है, चारमान या चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छद थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। ठीक है, कौन? तो विशलदेव। आगे देखते हैं सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ ने राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रह नामक नाटक लिखा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा तो बाद में बना था, लेकिन उससे पहले एक विद्यालय था। किसके द्वारा बोला गया है बात? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बोला गया है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, तो चंद्रवरदायी की
के द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था। आगे देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में होता है और पृथ्वीराज तृतीय जो है ये विजय हो जाता है और गौरी हार जाती है। ठीक है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर उल्टा हो जाता है, 1192 ईस्वी में होता है और इसमें गौरी विजय हो जाती है और पृथ्वीराज तृतीय जो है ये हार जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीतता है। ठीक है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी जीतती है। आगे देखते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था जिसकी राजधानी धारा नगरी थी, प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया और नौषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं परबंध चिंतामणि के लेखक मेरुंग तुंग थे। ठीक है, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, अनेक ग्रंथ लिखे थे। भोज, आगे देखते हैं, भोजकृत युक्ति कल्पतरु वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसहस्रांतरित रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। ओके, आगे देखते हैं कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। ठीक है, राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों के प्रमुख केंद्र थे। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने ही की थी। परमार वंश के बाद जो है तोमर राजवंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने के सेनापति नुसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, क्या किया था? तो परमार वंश के बाद तोमर वंश, उसके बाद चारमार वंश आता है और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो होते हैं नुसरत और उलुग खां जो है ये बाद में इसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास के प्रारंभ हुआ। अब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाक भूति चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर थी और राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। ओके, आगे थोड़ा सा कम दिख रहा है पीडीएफ में, तो आप लोग मैनेज करिएगा क्योंकि पढ़ लेते हैं हम। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर अधिकार कर कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किए। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और कंदरिया में महादेव मंदिर का निर्माण धंग के द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। कौन? तो राजा धंग ने। ओके, आगे देखते हैं चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक
राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ठीक है, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्र प्रदोत की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे है अल्लाउद्दीन नामक दो सेनानायक परमादिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमादिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहल्यावार थी। मूलराज प्रथम ने शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाया था। ठीक है, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसी सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसी सिद्धराज के दरबार में था। ठीक है, माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसी सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की राजद्रोही मूर्तियों की स्थापना की थी। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी राजा के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुरी रुद्रदमन के काल के मंदिर का निर्माण जयसी सिद्धराज ने किया था। ठीक है, सोलंकी शासक कुमारपाल जैन ने मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध थे। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ने एक सामंत लवन प्रसाद गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। कौन? तो भीम द्वितीय ने। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनाओं का मुकाबला किया था। कौन? तो बघेल वंश का जो शासक था, मतलब कर्ण द्वितीय ने। ठीक है, आगे देखते हैं कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश में क्या बोला गया है? कलचुरी राजवंश में बोला गया है कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगोई देव था, जिसने विक्रमादेव की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्के के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। ओके, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण दिवस है वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लुईस ब्रेल दिवस का मनाते हैं, 4 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस का मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस का मनाते हैं, जो कि विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। थल सेना दिवस का मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस का मनाते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस का मनाते हैं, 24 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को 2 चीज़ मनाते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो आपको याद होगा, पर्यटन दिवस भी याद रखिएगा, 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। ठीक है,
गणतंत्र दिवस का मनाते हैं तो 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस का मनाते हैं तो यह भी जो है 26 जनवरी को मनाते हैं। सर्वोदय दिवस का मनाते हैं 30 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी। तो ये तो था जनवरी का। ओके, अब फरवरी का देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। ओके, आगे है मार्च। आगे क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस का मनाते हैं 3 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस औद्योगिक संरक्षण सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल की स्थापना दिवस को मनाते हैं 10 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाते हैं 15 मार्च को मनाते हैं। आयुध निर्माण दिवस का मनाते हैं तो 18 मार्च को हम लोग मनाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस का मनाते हैं 15 मार्च को मनाते हैं। आयुध निर्माण दिवस का मनाते हैं 18 मार्च को मनाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस का मनाते हैं 20 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस का मनाते हैं 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस का मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस का मनाते हैं 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस का मनाते हैं 23 मार्च को मनाते हैं। राजा राम मनोहर लोहिया की जयंती का मनाते हैं तो 23 मार्च को ही मनाते हैं। ठीक है, आगे है विश्व टीबी दिवस का मनाते हैं 24 मार्च को मनाते हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा निगम का मनाते हैं तो 24 मार्च को ही मनाते हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा निगम 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस का मनाते हैं 27 मार्च को हम लोग मनाते हैं। ओके, अब देखते हैं अप्रैल का। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस का मनाते हैं 2 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाते हैं। वीरता दिवस का मनाते हैं 9 अप्रैल को मनाते हैं। अंबेडकर जयंती का मनाते हैं 14 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडी दिवस का मनाते हैं 14 अप्रैल को ही मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस का मनाते हैं तो 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस का मनाते हैं 18 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस का मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस का मनाते हैं तो 23 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग मई का। ठीक है, विश्व श्रमिक दिवस मतलब मजदूर दिवस का मनाते हैं 1 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मनाते हैं 3 मई को मनाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस का मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस का मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मनाते हैं 11 मई को मनाते हैं। विश्व नर्स दिवस का मनाते हैं तो 12 मई को मनाते हैं। ठीक है, आप मेरा मौखिक याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम जो बोल रहे हैं बस उसको सुनना है। ओके, आगे तो विश्व क्या देखें, नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। विश्व परिवार दिवस का मनाते हैं तो 15 मई को मनाते हैं। दूरसंचार दिवस का मनाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस का मनाते हैं 18 मई को मनाते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस का मनाते हैं 21 मई को मनाते हैं। जैविक विविधता दिवस का मनाते हैं तो 22 मई को मनाते हैं। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस का मनाते हैं 29 मई को मनाते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस का मनाते हैं तो 31 मई को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। और आगे बोला गया विश्व हृदय। आगे क्या है कि विश्व हृदय दिवस जो हम लोग मनाते हैं ये महीने के रविवार को मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? विश्व हृदय दिवस तो मई के महीने के रविवार को हम लोग मनाते हैं। ओके, अब देखते हैं जून का। जून में देखते हैं हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मनाते हैं तो 4 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस का मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस का मनाते हैं 14 जून को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस का मनाते हैं 20 जून को मनाते हैं शरणार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, आगे है
मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जून को मनाते हैं। मादक मतलब हो गया वही शराब वराब। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जून को मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जुलाई का। भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। चिकित्सक दिवस विधान चंद राय का जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई। कारगिल दिवस 26 जुलाई। CRPF स्थापना दिवस 27 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगस्त का। आगे देखते हैं विश्व स्तनपान दिवस कब मनाते हैं? तो 21 अगस्त को मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को मनाते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं, जो कि ध्यानचंद के जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सितंबर का। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो जो कि राधा कृष्ण के दिवस मनाते हैं, तो 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अब विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व बंधुता एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। अभियंता दिवस जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं। संयाचिका दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। RPF स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 20 सितंबर को मनाते हैं। विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं पर्यटन दिवस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अक्टूबर का। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक बोलेगा तो 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षक बोलेगा तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे है विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयप्रकाश जयंती दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और खाद्य दिवस भी 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ओके, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाते हैं? तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाते हैं? तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं। पुलिस स्मरण दिवस कब मनाते हैं? तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस 31 अक्टूबर। ओके, अब देखते हैं हम लोग नवंबर का। विश्व सेवा दिवस कब मनाते हैं? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। राजकीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर। विश्व शरणार्थी दिवस विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। विश्व वृक्ष दिवस 18 नवंबर। ओके, आगे विश्व नागरिक दिवस 9 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व नागरिक दिवस भी 19 नवंबर और विश्व शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। सार्वभौमिक बाल दिवस तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए एगो है सार्वभौमिक बाल दिवस जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। एगो मनाया जाता है 11, ठीक है, याद रखिएगा। एगो बाल दिवस मनाया जाता है ना,
वो भी याद रखिएगा। एगो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, वो भी याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। तो सार्वभौमिक बाल दिवस बोलेगा तो 20 नवंबर, और सिर्फ बाल दिवस बोलेगा तो 14 नवंबर। और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मांसाहारी निषेध दिवस 25 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक दिवस 26 नवंबर, ठीक है। विधिक मतलब कानून दिवस, ठीक है। कानून दिवस, संविधान दिवस सब 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। झंडा दिवस कब मनाते हैं? तो 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं झंडा दिवस, ठीक है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 7 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। विश्व पर्वत दिवस कब मनाते हैं? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व चाय दिवस कब मनाते हैं? तो 15 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व चाय दिवस। ओके, विजय दिवस कब मनाते हैं? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व बाल दिवस बोलेगा तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।